एथिक्स क्लास 2 2013 का यूपीएससी क्वेश्चन। देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवंस नीड बट फॉर नो वंस ग्रीड। तो क्वेश्चन नीड और ग्रीड पे है। दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे। देखो, जो नीड्स होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, ज़रूरत होती हैं। एक डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन जो ग्रीड होती है, ग्रीड का मतलब क्या है कि जितना है उससे ज़्यादा। अब जब हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि जितना है उससे ज़्यादा, तो उसकी लिमिट तो होगी नहीं। भाई, नीड की तो एक लिमिट है, मुझे कितना खाना चाहिए, ठीक है ना, कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ की लिमिट होती है, ऑब्वियसली है। इसलिए सरकार उस चीज़ को फुलफिल कर सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ आपको प्रोवाइड करें। हमारी सारी वेलफेयर स्कीम्स इन्हीं चीज़ों पर तो बेस्ड हैं, क्योंकि सरकार का एम है कि हर किसी की बेसिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। इट इज़ गवर्नमेंट्स ड्यूटी। लेकिन किसी का लालच सरकार पूरा करे, वो सही भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ लोग, कुछ लोग बस बेसिक चीज़ें भी नहीं है, दूसरी तरफ सरकार का है कि हम अरबपतियों को और अरबपति बनाएंगे। उनका एम है कि हमें वर्ल्ड में नंबर वन बनना है, राइट। तो वो कोई तुक नहीं है। दूसरी बात ये कि ग्रीड का मतलब होता है जितना है उससे ज़्यादा, यानी कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जिस चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, तो भी इसी रेस में लगे रहोगे कि कोई और मेरे से आगे ना आ जाए, या मुझे अपनी और वेल्थ ग्रो करनी है, फिर यही वेल्थ अपने बच्चों को देनी है, राइट। तो ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कुछ डायमेंशंस होती है जिनके बारे में अगर आप सोचोगे तो अपना पॉइंट आ जाएंगे दिमाग में। नीड और ग्रीड पे नॉर्मली आपके दिमाग में पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन जब आप कुछ डायमेंशंस के बारे में सोचोगे तो अपने दिमाग में पॉइंट आएंगे, राइट। तो पहले सोचो इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको किस चीज़ की ग्रीड होती है? कई बार हर 3-4 घंटे बाद कुछ अच्छा सा खाना है ना। तो पेट भरना है, ये ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। रहने के लिए घर चाहिए, राइट। पहले इंडिविजुअल लेवल पे देखा हमने, अब कम्युनिटी लेवल पे देखेंगे। हम कम्युनिटी लेवल में घर के अंदर रह रहे हैं, वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के अपने घर की बाउंड्री वॉल को एक्सटेंड करते हैं, तो फिर आस पड़ोस वालों को दिक्कत होती है कि जी आपने छज्जा बाहर निकाल लिया, आपने इस तरह से आगे रैंप बना लिया है, तो निकलने में दिक्कत होगी, राइट। तो जब बाउंड्री, जब ग्रीड करते हो, लालच करते हो कि मुझे और बड़ा घर करना है इसी घर को, तो फिर दिक्कत होती है। ऐसे ही हर देश को एक टेरिटरी चाहिए, ये हर देश की नीड है। लेकिन जब कोई देश अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो फिर जंग होती है। इंटरनेशनल लेवल पे ज्यूज ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग हमें माइनॉरिटी कहते हैं और हमारे पर अत्याचार होते हैं, तो इसलिए हमें अपना एक अलग देश चाहिए। ठीक है, सुनने में आप उसको एक नीड की तरह कह सकते हो, लेकिन पिछले 60-70 साल से इसराइल कॉन्टिन्यूसली पैलेस्टीन के इलाके में अपनी सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। तो पैलेस्टीन वाले लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें घर चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम हमारे घर में क्यों घुस रहे हो लगातार पिछले 60-70 सालों से, राइट। तो वो ग्रीड के लिए कह सकते हो आप उसको। ऐसे ही 5 साल के लिए सरकार को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको 5 साल के लिए जनता की सेवा करनी है। उसके लिए आपको 272 सीट्स चाहिए। तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को भली भांति निभाने के लिए इतनी सीट्स चाहिए, ये तो एक नीड है, ये तो ज़रूरत है, बिना इसके आप सरकार बना नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको कि नहीं, मेरे को सीट्स नहीं चाहिए, मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ताकि मैं परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दूं, तो वो ग्रीड है। अब इकोनॉमी में देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पेस्टल वाला। पहले हमने अलग अलग लेवल्स देखे थे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। फिर हम देख रहे हैं पेस्टल लेवल पे, हैकी लेवल पे, ठीक है। इन डायमेंशंस पे सोचो। तो मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स दिए, बाकी पॉइंट्स आप खुद बना सकते हो। इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी मतलब फाइनेंसेस। तो सोचो देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन जब कंपनीज प्रॉफिट टीयरिंग की तरफ जाती हैं, एक्सेसिव प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं, तब दिक्कत हो जाती है। क्यों? इसका मतलब वो कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रही हैं, जैसे कि एनरॉन स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ। वहां पे अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया स्टॉक प्राइस को शूट करने के लिए। एनवायरमेंट के लेवल में देखो, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको लाइवलीहुड के लिए चाहिए, ये आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर टिम्बर माफिया जंगल में जा रहा है, पेड़ काट रहा है, तो वो उसका लालच है, ठीक। ऐसे ही बाकी चीज़ें देखो, हेल्थ में देखो, हॉस्पिटल्स को क्या प्रॉफिट कमाना चाहिए? बिल्कुल। अगर कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो बंद हो जाएगा।
लेकिन प्रॉफिट पे वो रुकते नहीं है हॉस्पिटल्स। वो कहते हैं हमें अरबपति बनना है, उसके लिए डॉक्टर्स को बोला जाता है कि तुम्हें हर पेशेंट से ऑन एन एवरेज इतने का तो बिल बनाना ही बनाना है। इसलिए डॉक्टर्स लोगों के ऊपर अननेसेसरी प्रोसीजर्स करते हैं, ये उनका लालच है, ये हॉस्पिटल का लालच है। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफ़ी हैं और सरकार के पास पैसा भी है कि सरकार लोगों को फैसिलिटीज दे सके। लेकिन ये जो लालच होता है, कॉर्पोरेट लालच होता है, इसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जा नहीं पाते हैं, इलाज करा नहीं पाते हैं। अदरवाइज सर आज देश में बहुत चीज़ें हैं, कोई इंसान बिना इलाज के नहीं रह सकता, लेकिन ग्रीड है। एजुकेशन, स्कूल्स को प्रॉफिट कमाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेरेंट्स की इनकम का मैक्सिमम पोर्शन अब स्कूल फीस भरने में ही जा रहा है। और कभी आपने एक बात नोटिस करी है कि देखो कभी भी किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। डिमांड और प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ना, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, राइट? गोल्ड है, अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, अब गोल्ड तो लिमिटेड है तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर शायद इसीलिए एजुकेशन महंगी हो रही है। नहीं, एजुकेशन एक फिजिकल रिसोर्स नहीं है। एजुकेशन की कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है कि दुनिया में 100 किताबें ही हैं, अब देखते हैं कौन इन किताबों को खरीदता है ना? विद्या रूपी धन बांटने से बढ़ता है। द मोर यू स्पेंड नॉलेज, द मोर नॉलेज इंक्रीजेस, इट डज नॉट रिड्यूस। स्टिल इट इज अनअफोर्डेबल। कितनी अजीब बात है। एक बात बताऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग। आई थिंक इन द ईयर 2007, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NPTEL, NPTEL, देयर ऑल द लेक्चर्स आर देयर ऑफ IITs एंड ऑल बिग इंस्टीट्यूशंस। तो हुआ क्या था, उस टाइम इंडिया में इंटरनेट धीरे धीरे फैल रहा था। इंटरनेट आ गया था पहले बट लोगों तक नहीं पहुंचा था, लोगों तक धीरे धीरे इंटरनेट फैल रहा था, ब्रॉडबैंड वगैरह आ रहा था धीरे धीरे। तो सरकार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डिजिटल इंडिया बनाते हैं और हम एक काम करते हैं कि जितने आईआईटीज़ में घुसने के लिए इतनी होड़ लगी रहती है, हम आईआईटीज़ के लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश को प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज को फिजिकल रिसोर्स तो है नहीं भाई। आईआईटी के अंदर सीटें लिमिटेड है, लेकिन उस नॉलेज को लेने के लिए आपको उसी सीट पे जाके बैठने तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसलिए सरकार ने एनपीटीईएल का प्लेटफॉर्म बनाया और कहा कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि आईआईटीज़ में कैमरेज लगाएंगे बढ़िया से एंड लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट एनपीटीईएल के वेबसाइट पर डाल देंगे। पूरे देश में जिसको भी पढ़ना है आईआईटी में, एक तरह से आईआईटी का लेक्चर नॉलेज गेन करनी है, तो नॉलेज गेन करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और वो चीज़ आज तक कंटिन्यू हो रही है। कितनी बढ़िया चीज़ है। और आज हमने कमर्शलाइज कर लिया है, बच्चे ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि पैसे चाहिए। एनवायरमेंट, अभी जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए लाइवलीहुड के लिए, बिल्कुल है, ये ज़रूरी है। लेकिन टिम्बर माफिया जब पेड़ काटता है तो वो उसका लालच है। तो इसकी गवर्नेंस इंप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है गवर्नेंस इंप्लीकेशन है, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट हुआ तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ट्री फेलिंग पे बैन कर दिया कुछ एरियाज के अंदर, राइट। तो नीड, ग्रीड और उसकी गवर्नेंस एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से गवर्नेंस बेटर कर सकते हो। यहाँ पे एनपीटीएल का एग्जांपल आप दे सकते हो। हाउसिंग, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? जितने लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट लैंड है, सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अमीर लोग कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। सुना होगा ना आपने, आई वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, दैट मीन्स मेरे पास एक घर पहले से होगा लेकिन मैं 4 प्रॉपर्टीज और खरीदूंगा। जब उनके रेट बढ़ जाएंगे तो फिर इस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदूंगा क्योंकि वहां पे रेट बढ़ने वाले हैं, राइट। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाते हैं और मिडिल क्लास घर नहीं खरीद पाती है। अब इसकी गवर्नेंस इंप्लीकेशन क्या हुई? गवर्नेंस इंप्लीकेशन ये हुई कि जब भी कोई हाउसिंग स्कीम निकलती है, फॉर एग्जांपल डीडीए, दिल्ली में डीडीए निकालता है, उसमें कंडीशन होती है कि अगर आपके पास पहले से आपके नाम पे दिल्ली में घर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? भैया जिनके पास घर है, खूब पैसा है, वो लोग अप्लाई करके और भी घर खरीद लेंगे। तो सरकार हाउसेस क्यों बना रही है? सरकार कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, बिल्डर नहीं है सरकार कि घर बना बना के बेचेगी, पैसे कमाएगी। सरकार घर इसलिए बनाती है ताकि लोग अफोर्डेबल रेट्स में घरों को खरीद पाए, है ना? तो इसीलिए सरकार इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ये काम आप ही ने करना है जब आईएएस बनोगे आप। एंक्रोचमेंट ऑन फुटपाथ बिलो फ्लाईओवर, कई लोग जगह लोग एंक्रोचमेंट कर लेते हैं और हम कहते हैं यार सिटी काफ़ी गंदी लग रही है इन लोगों की वजह से, बट उनकी मजबूरी है भाई। वो लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि वो कई बार रात को भूखे पेट सोते हैं, उनके बच्चे रोते रहते हैं, इलाज नहीं मिल पाता है, गंदा पानी पीते हैं,
ऐसे लोगों के लिए घर तो बहुत अजीब सी बात है, सोचने में अजीब सा लगता है कि घर मिल जाए उनको। जिस बंदे को रोटी नहीं मिल रही वो घर का में कैसे सो सकता है? तो उसको फुटपाथ पे, फ्लाईओवर के नीचे जहाँ बस एक हल्की सी छत मिल गई, वहां पे वो बंदा ठहर जाता है। और जब वहां पे हल्का सा अपना तरपाल डाल देता है तो पुलिस वाले आके उसको हटा देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बंगले हैं, वो भी तो अपने घर के बाहर इंक्रोचमेंट करते हैं रैंप के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, कि मुझे अपनी लग्जरी गाड़ी चलानी है अपने बंगले के अंदर से, मुझे रैंप बनाना है लंबा सा, ठीक है ना, मुझे अपने बंगले के बाहर तरपाल डालना है। सरकार उस पर कभी एक्शन नहीं लेती। सिविल सर्वेंट्स को देख लो, सैलरी और बेनिफिट्स बहुत होते हैं, नीड्स बहुत आराम से पूरी होती हैं, लेकिन फिर लालच आ जाता है। दूसरा, हम सोचते हैं कि यार ये तो सिस्टम ही ऐसा है, मैं ज़्यादा चुल करूंगा तो मेरे को बाहर कर देंगे, है ना। तो छोटे छोटे कट्स हैं, ठीक है, रेगुलर मनी है, आ रहा है, इसमें क्या ही बोलना, मैं कोई अपने आप से बड़ा करप्शन नहीं करूंगा, लेकिन चलो छोटा छोटा पैसा आ रहा है। बट कभी सोचे छोटा छोटा पैसा आता कहाँ से है? ये इस पैसे से किसी की फूड, मेडिसिन, एजुकेशन जा रही थी, सरकार ने पैसे एलोकेट करे थे, उसको अब अच्छा क्वालिटी का फूड, मेडिसिन, एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि आप छोटा छोटा कट ले रहे हो। गवर्नेंस में क्या इसकी रेलिवेंस हुई, ब्रॉड लेवल पे अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि गवर्नेंस में दो मेन चीज होती है, एक होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और दूसरा होता है रिसोर्स एलोकेशन। तो जब आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब, अगर आप लोगों की नीड्स पूरी करने पे फोकस कर रहे हो तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो कि हर किसी की ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। और अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे बना रहे हो कि हमारे देश में और अरबपति बनने चाहिए, नंबर ऑफ बिलियनियर्स फ्रॉम इंडिया शुड इंक्रीज, तो वो पॉलिसी ठीक नहीं है। इसका मतलब आप अमीर लोगों के लालच में फंस रहे हो। रिसोर्स एलोकेशन, मैक्सिमम चीजों के रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे एजुकेशन का रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, हालांकि पहले ज़माने में होता था कि भाई आईआईटीज़ में इतनी ही सीटें हैं, यूनिवर्सिटी में इतनी ही सीटें हैं, लेकिन अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है ना। तो अभी इस तरह की माराधाड़ी नहीं होनी चाहिए। स्कूल्स भी सफिशिएंट हैं, टीचर्स भी सफिशिएंट है, सब कुछ सफिशिएंट है। फिर भी हम लोगों ने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके एजुकेशन के चक्कर में। लेकिन बाकी चीज़ों में अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ बिलियनियर्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है कि ग्राउंड वाटर है, अब ग्राउंड वाटर लोगों को चाहिए, राइट। लेकिन कई जगहों पे बड़ी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, पेप्सी, कोला, ये अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं और इलीगल तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो लिमिटेड रिसोर्स है, पब्लिक वेलफेयर की जगह वो अमीर लोगों के लिए पानी यूज हो रहा है। कई बार आपने देख सुना होगा कि वेयर हाउसेज में फूड ग्रेन्स सड़ रहे होते हैं, अनाज सड़ रहा होता है, और पास में ही लोग भूख से मर रहे होते हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है ग्रीड ड्रिवन होर्डिंग इंस्टेड ऑफ नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें रूल्स के हिसाब से चलना है। रूल्स किसने बनाए? हमने रूल्स बनाए और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और रूल्स का हवाला हम कहते हुए कि हवाला देते हुए हम कह रहे हैं कि नहीं यार, हम कोई फ्री में थोड़ी ना अनाज बांट सकते हैं। रूल्स हैं कि हाँ जी, अनाज को आपने वेयर हाउस में रखना है, और सड़ जाए तो सड़ जाए, उसमें हम क्या करें? कोई बंदा भूखा मर रहा है, उसको नहीं देंगे अनाज, लेकिन चूहे खा लेंगे, वो ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स, ग्रीड क्यों डेंजरस है। ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ, शुरू की क्लासेस में काफ़ी टाइम लग रहा है, बिकॉज एक बार आप एग्जाम्पल सीख लोगे तो बाद में देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम एग्जाम्पल्स को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स फालतू नहीं, ये मत सोचो कि सर ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें 5 सेंटेंस में मैं आंसर लिख देता, आप इतना लंबा आंसर क्यों दे रहे हो? बिकॉज ये सारी नॉलेज आपको बाकी क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। कुछ एग्जाम्पल देखो, जर्मनी का एग्जाम्पल देखो। हिटलर को सत्ता की भूख थी, उसने कहा मैं पावर में आ गया, मैं पावर से नहीं हटूंगा, इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और वो डिक्टेटर बन गया, और कई लोगों को उसने फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मारा। अरलसी देखो, यूएसएसआर ने कहा कि हमें उज्बेकिस्तान में कॉटन ग्रो करनी है, जो कि नेचुरली वहां पे ग्रो नहीं होती थी, उसके लिए पानी चाहिए था, इसलिए जो नदियां अरल सी में जाती थी, यूएसएसआर ने, रशिया ने उनको डाइवर्ट कर दिया, इसलिए अरल सी समुंदर अब डेजर्ट बन गया। डीप वाटर होराइजन, बीपी कंपनी ने प्रॉफिट्स ज़्यादा करने के लिए कॉस्ट कटिंग करी, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल हुआ और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो ऑयल स्पिल चलता रहा। भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी मेजर्स को ठीक से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से हजारों लोग मर गए और पता नहीं कितने ही लोग अभी भी उससे पीड़ित हैं। बांग्लादेश का 2013 का राना प्लाजा ट्रेजेडी, कहा जाता है कि दुनिया का आज तक का ये सबसे बड़ा बिल्डिंग कोलैप्स था, ठीक है ना। गारमेंट फैक्ट्री में
बेसिकली बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग ढह गई थी क्योंकि उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे थे। जितने आपके महँगे-महँगे ब्रांड्स हैं ना, नाइकी, एडिडास और बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड हैं, ये सब बांग्लादेश में बनते हैं और ब्रांडिंग होके फिर ये यूएस में, इंडिया में, बाकी जगह बिकते हैं, राइट? अब बांग्लादेश को ठेका क्यों मिलता है इन चीज़ों का? क्योंकि कॉस्ट की वजह से। वो कहते हैं हम सस्ते में काम करा देंगे। सस्ते में बांग्लादेश में काम क्यों हो पाता है? क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कहता है मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, राइट, कॉस्टिंग कम करनी है। इसलिए उस बंदे ने एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को ठूसा हुआ था और कह रहा था काम करो, जो अभी भी होता है बांग्लादेश के अंदर। बिल्डिंग गिर गई और सोचो 1100, मतलब एक बिल्डिंग गिरने से हजारों लोग मर गए यार। कई जगहों पे भूकंप आता है तो टोटल इतने लोग नहीं मरते। अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में कई जगह भूकंप आया था, ठीक है ना, तो इतने लोग नहीं मरे थे, लेकिन एक बिल्डिंग के गिरने से इतने लोग मर गए। सोचो कितनी बुरी हालत में लोग थे। ये सब क्या था? लालच ही तो था, और क्या था? ये कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन लालच था। ब्लड डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर का फिर भी थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज होता है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, डायमंड्स का क्या यूज होता है? और जितना लिमिटेड रिसर्च में यूज होता है, क्या उसके लिए हमें सच में इतने डायमंड्स चाहिए? नहीं। इंसान को डायमंड्स चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ लग्जरी है, मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे पास डायमंड होगा। पता है चक्कर में होता क्या है? अफ्रीका में बच्चों से डायमंड्स माइनिंग करवाई जाती है और उनको बहुत बुरी हालत में रखा जाता है, राइट? हमारे एक छोटे से अजीब से लालच के चक्कर में अफ्रीका में कुछ लोग बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। एनरॉन स्कैंडल हुआ, ये दुनिया का सबसे मतलब बहुत फेमस अकाउंटिंग फ्रॉड्स में से एक माना जाता है। स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने के चक्कर में कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड्स करे गए थे। उसके चक्कर में क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की लाइफ टाइम सेविंग्स चली गई। 2015 में वॉक्सवैगन का एमिशन स्कैंडल हुआ था। कॉस्ट कटिंग करने के लिए कंपनी ने दिखाया कि उनकी गाड़ियाँ एक्चुअली पहले ही बहुत ज़्यादा नॉन पोल्यूटिंग गाड़ियाँ हैं। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? एयर पोल्यूशन होता रहा। एयर पोल्यूशन होता रहा मतलब हवा प्रदूषित नहीं हो रही है, हमारे लंग्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये सब क्या था? लालच था, कॉर्पोरेट प्रॉफिट का लालच था। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ जगहों पे सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं इलीगल तरीके से, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। ये बहुत दूर की बात नहीं, इंडिया की बात है, दिल्ली एनसीआर की बात है। 2022 में एनजीटी ने इन कंपनीज के ऊपर आई थिंक 25-25 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था, बिकॉज ये लोग ग्राउंड वाटर को इलीगली एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस ऑफ 2008। सब प्राइम का क्या मतलब होता है? जैसे जिस बंदे की इनकम ज़्यादा नहीं है, वो कोई लोन लेने जाए तो बैंक उसको मना कर देगा। बैंक देखेगा उस बंदे की रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, बैंक उसको लोन नहीं देगा। लेकिन वहाँ पे यूएस में लालच के चक्कर में कई बैंक्स रिस्की लोन दे रहे थे। उनको दिख रहा था कि ये बंदा डिफॉल्ट कर सकता है, इसलिए उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया और पैसे दे दिए उसको। अल्टीमेटली लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया और ये इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा था कि जब ये चीज़ फटी तो इसका जो चेन रिएक्शन था, उसकी ग्लोबल रैमिफिकेशंस थी, राइट? कई जगहों पे लोगों के घर, गाड़ी, सब कुछ चला गया, लाइफ टाइम सेविंग्स चली गई। क्यों? क्योंकि बैंक्स को लालच था कि हम रिस्की लोन दे देते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। कुछ सिमिलर कोट्स नीड और ग्रीड के बारे में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लिव सिंपली सो डैट अदर्स में सिंपली लिव। आपके लालच की वजह से किसी और की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पा रही है। अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू अर्थ। अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चन था ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है बेसिकली, राइट? कि अगर आप सस्टेनेबली रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे तो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। अर्थ हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि ये हमने अपने बच्चों से उधार पे ली है। हमें ये अर्थ अपने बच्चों के लिए बढ़िया से छोड़ के जानी है। जो नहीं है उसका लालच मत करो। ग्रीड इज अ बॉटमलेस पिट, ग्रीड की कोई लिमिट तो होती नहीं है। आप मेहनत करते रहोगे और चीजें लेते रहोगे और की इच्छा होती रहेगी, कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। ये बहुत बढ़िया चीज है। पीपल स्पेंड मनी दे हैवेंट अर्नड, लोग लोन ले लेके पैसे खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको जानते भी नहीं है, जिनको पसंद भी नहीं करते। कितनी सच्ची बात है।